खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक वारदात सामने आई है। छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने प्रेमिका की हत्या की। 200 किलोमीटर दूर ओडिशा ले जाकर हत्या के बाद प्रेमिका के शव को जंगल में फेंक दिया है। यह उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यह वही प्रेमिका है, इसके प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 200 किलोमीटर दूर जाके उसने लाश को ठिकाने लगाया। यह बहुत बड़ी खबर एक हम आपको बता रहे हैं। ये आफताब और श्रद्धा जैसा मामला, ये जो डेड बॉडी थी उसको ले जाके जंगल में फेंका। एक युवती के संबंध में गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज हुआ था पंडरी थाने में 22 तारीख को। युवती संभवतः कोरबा साइड की रहने वाली थी, यहाँ पे कुछ वर्षों से काम कर रही थी और उसका परिचय एक लड़के से था जिसके साथ उड़ीसा जाने की जानकारी मिली और उसके पश्चात से लड़की का फोन बंद मिला। तो उनके परिजनों ने संपर्क किया जिसपे गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जो लड़का था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली बलांगीर साइड का होने की, तो उस तरफ उड़ीसा में पुलिस की टीम भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के ऊपर तफ्तीश करने गई थी और उसके बाद कुछ दिन लगातार इधर उधर पता करने के बाद फिर जानकारी मिली कि एक अज्ञात शव जिसको जलाया जा चुका था वो उड़ीसा में एक जगह मिला है। फिर वो कंफर्म हुआ कि वो इसी युवती का है और जो युवक उसके साथ गया था प्राइम सस्पेक्ट वही था, तो उसी की तलाश में लगातार पुलिस थी, जिसे उस सस्पेक्ट को लड़के को पकड़ा गया और उससे पूछताछ के बाद आगे की स्थिति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां दूसरे चरण के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां हैं। बनासकांठा, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री तूफानी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। तो 89 सीटों पर कल मतदान हो चुका। अब दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उस पर उसकी तैयारी जोरों पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अंकित गुप्ता। अंकित, कल का मतदान हो चुका और अब दूसरे चरण की तैयारी और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी मैदान में है। अब दूसरे फेज को भी समेटने की तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इसमें समेटी जा सके। ये निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक नाम है और वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बात का एहसास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है। इसी वजह से उन्होंने वो कमान अपने हाथ में ले रखी है। अगर हम बाकी पार्टी के तमाम नेताओं के से तुलना भी करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी जो है सभाएं की हैं, कमोवेश बाकी जो है नेताओं की बात की जाए तो उतनी नहीं की हैं। और वो भी देश के प्रधानमंत्री होते हुए उनको ये जिम्मेदारी पता है कि देखिए गुजरात उनका गृह राज्य है और यहाँ पर सिर्फ उनके नाम पर ही, उनके जो है चेहरे पर ही वोट पड़ते हैं। अब आप खुद समझिए कि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी ये 5 साल की सरकार है। 27 साल के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों की ऐसी दीवानगी, जो कल हमने रोड शो में भी देखी, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, जो दीवानगी जिस तरीके से जो चाहत है लोगों की उनके प्रति, विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। अंकित, उस सवाल पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जिन 4 सीटों पर आज 4 जगह पर रैली होनी है, जनसभा होनी है पीएम मोदी की, उनका रेलेवेंस क्या है, जरा बताएं। देखिए ये जो है अब दूसरे चरण का मतदान होना है और प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि ये जो चारों जगहें आज जहां पर वो रैली करने वाले हैं, ये दूसरे चरण के ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 सीटों पर ही असर डालेंगी, बल्कि उनसे जुड़ी हुई करीबन जो है 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं उनके आसपास के इलाकों की, जिस पर वो असर डालेंगे। और प्रधानमंत्री को बखूबी पता है कि किस एरिया की क्या रेलिवेंस है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जो उनकी सभाएं हैं वो शेड्यूल भी की गई हैं। और क्योंकि आज जो है आखिरी दिन से 1 दिन पहले का दिन है जब चुनाव प्रचार खत्म होगा, इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद कमान संभाले हुए और वो लगातार यहां गुजरात में रहते हुए जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी को जिताने की मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी तो अभी ये चर्चा करने लगी है कि ऑल टाइम हाई का जीत का रिकॉर्ड जो नंबर्स हैं वो बीजेपी के साथ इस बार आएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी कमान संभाली हुई है और जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। खबर बिल्कुल यही है कि गुजरात बीजेपी ने सीधा रुख किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही ये चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रचार का जिम्मा भी संभाल रखा है। इस बीच अगली बड़ी खबर जानिए। पीएम मोदी ने इससे अहमदाबाद में रोड शो किया। इससे पहले पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा रोड शो था।
जिसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के रोड शो पर हमला बोला और कहा कि चुनाव से परेशान होकर मोदी जी गली गली घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने जो कल रोड शो किया था अहमदाबाद में, वो अब तक का सबसे लंबा रोड शो था। अब ये लंबा रोड शो हुआ, उस पर विपक्ष हमलावर हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि अब जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, वो डर गए हैं। वो जो हार की घबराहट है उससे परेशान होकर गली गली घूम रहे हैं, ऐसा विपक्ष ने हमला बोला है नरेंद्र मोदी के रोड शो पर। तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमलावर हैं। क्या कुछ कहा है इस बार, आइए सुनाते हैं आपको। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में मोदी साहब परेशान होते गली गली, गांव-गांव, शहर के वार्ड में भी घूम रहे हैं। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा रोड शो किया और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम जो है वो हार से घबरा गए हैं, इसके लिए ये लंबा रोड शो कर रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं। इस बीच उधर पीएम मोदी ने कल रावण वाले बयान पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और कांग्रेस रामायण से रावण को निकाल कर ला रही है। ये रावण वाला बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण बताया था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में जवाब दिया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और कांग्रेस रामायण से रावण को निकाल कर लेकर आ रही है। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો, બોલો। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। और अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गुजरात में पहले फेज में पिछले साल के मुकाबले 7% कम वोटिंग हुई है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, गुजरात के लोगों, आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, परिवर्तन होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल पिछले साल यानी कि 2017 के मुकाबले जो पिछली बार चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी, उससे कम वोटिंग हुई और उसी को लेकर पहले चरण में जो कम वोटिंग हुई उसको लेकर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों, आपने तो कमाल कर दिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई, वो जान लीजिए। एमसीडी चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उसके लिए जो आज ये चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा शाम 5 बजे तक। दिल्ली में 250 एमसीडी की सीटें, उस पर होने हैं मतदान। लगातार आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, बीजेपी भी पूरा जोर आजमाइश कर रही है इस पूरे एमसीडी को जीतने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ दीपक रावत। दीपक, आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा।
जी, आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार ही हो पाएगा। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी आपको दिखेंगे, जिसमें वो व्यापारियों के साथ टाउन हॉल करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। इससे पहले योग टीचर्स, क्योंकि योग को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि एलजी ने योग क्लासेस बंद कर दी हैं। ऐसे में दोबारा योग क्लासेस जो दिल्ली सरकार ने शुरू की है, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ये बात लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसलिए एक बड़ा टाउन हॉल योग टीचर्स के साथ भी रखा गया है। इसके साथ साथ दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो एक बड़ा रोड शो निकालने वाले हैं पड़पड़गंज में। तो सभी पार्टियां बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, इसलिए कोई कोर कसर बिल्कुल। तो प्रचार के इस रण में उतरे हर सितारे ने पूरा जोर लगा रखा है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेएनयू एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर जेएनयू की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस पर कुछ जातियों को लेकर विवादित बातें लिखी हुई हैं, और इसको लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जातियों को लेकर ये विवादित स्लोगन यहां दीवारों पर लिखे हुए हैं। एक बार फिर जेएनयू नफरती नारों को लेकर विवादों में है। यहां पर लिखा है कि ब्राह्मणों बनियाज, वी आर कमिंग फॉर यू, देयर विल बी ब्लड। इस तरह के नारों को लिखा गया है दीवारों पर। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये नफरती नारे यहां पर लिखे गए हैं। ब्राह्मण बनियाज, वी आर कमिंग फॉर यू, यानी कि हम आपके लिए आ रहे हैं। देयर विल बी ब्लड, यहां खूनी संघर्ष होगा। इस तरह के नारे, स्लोगन यहां पर लिखे हुए हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ब्राह्मण और बनियाओं को यहां टारगेट करते हुए इस तरह के नारे जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। जेएनयू कैंपस जो है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि उसकी दीवारों पर कुछ विवादित स्लोगन्स लिखे गए हैं, कुछ विवादित लाइंस लिखी गई हैं। ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसी लाइंस लिखी गई हैं, लाल रंग से लिखी गई हैं। ये ब्राह्मण बनियाज, वी आर कमिंग ऐसा लिखा गया है। देयर विल बी ब्लड, ये सारे नारे लाल रंग से लिखे गए हैं। इसके बाद अब फिर से प्रशासन, मतलब जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, इस पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जान लीजिए। सत्येंद्र जैन को जेल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एबीपी न्यूज के पास 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट पर नियम ताक पर रखने का आरोप है। सेवा के लिए लगाए गए थे 5 कैदी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो लगातार ये विवादों में रहा था, लगातार वीडियोस भी आए थे, और उस पर यह खुलासा हुआ है कि उनके सेवा के लिए 5 कैदी लगाए गए थे। दीपक रावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद तो साफ हो जाता है कि मंत्री जी जेल के अंदर भी मंत्री की तरह ही अपनी सेवा करवा रहे थे। जी देखिए, एलजी ने इस पूरे मामले में इंक्वायरी तब की थी जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि अंदर उनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। तो एलजी ने तत्काल इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद तो उन्होंने, हालांकि इससे पहले ही जो पुराने जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। और अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बीजेपी किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे वीडियोज़ रिलीज़ कर रही थी, जिसमें ये दिख रहा था कि सत्येंद्र जैन के अंदर किस तरीके से वो मसाज करा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें ये सुविधाएं दी गई, डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब किया है तभी उन्हें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए एमसीडी चुनाव में से बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, उस रिपोर्ट को अब एलजी के पास पहुंचा दिया गया अधिकारियों की तरफ से। उसमें कई तमाम बातें वो लिखी गई हैं, जिसका आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। छत्तीसगढ़ से जानिए ये बड़ी खबर। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक वारदात हुई है छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने अपने प्रेमिका की हत्या की। 200 किलोमीटर दूर ओडिशा ले जाकर हत्या की अपने प्रेमिका की। हत्या के बाद प्रेमिका का शव वहीं जंगल में फेंक दिया। ये उसी प्रेमिका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ यह है ये हादसा। श्रद्धा मर्डर केस की तरह है ये पूरा मामला। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को 200 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी जान ले लेता है, उसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद उसके डेड बॉडी को जंगल में फेंक देता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं रवि, ये बहुत बड़ी वारदात, क्या कुछ अपडेट है और जांच कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में? देखिए विवेक, आज छत्तीसगढ़ के लिए गुड मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि आज एक परिवार शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि उसके बेटी के साथ एक सन की आशिक ने
अपना पागलपंती दिखाया है और उसके साथ कितना गलत वारदात किया गया है इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि रायपुर में 19 नवंबर को सनकी आशिक उड़ीसा से रायपुर आया और इसके साथ उन्होंने फिल्म देखा और उसके बाद अगले दिन 21 नवंबर को यहाँ से वो उड़ीसा चला गया। उड़ीसा गया और यहाँ से रायपुर से उड़ीसा की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है और बलांगीर के जंगल में लड़की के साथ उसने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जंगल में ही उसकी बॉडी फेंक दी और पुलिस को इसकी पहचान ना हो इसके लिए बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। और लगातार वो अपने इसके बाद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि जो सनकी सचिन अग्रवाल है वो लड़की के परिजन से लगातार संपर्क में रहा, लड़की के परिजन को लगातार बताते रहा कि उसकी बेटी तनु कुर्रे जिंदा है। उससे लगा वो शादी करने की बात कहने लगा और उसकी दीदी से वो चैट कर रहा था। वो चैट भी सामने आया है। उस चैट में खुलासा हो रहा है कि उस सनकी ने कैसे शातिराना तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज आफ्ताब का पोस्ट नार्को होगा। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल जाकर पोस्ट नार्को टेस्ट करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल नार्को टेस्ट हुआ, आज पोस्ट नार्को होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ मनोज वर्मा। मनोज, ये पोस्ट नार्को क्यों किया जाएगा, क्यों करने की जरूरत पड़ी और कितने बजे होगा, क्या कुछ जानकारी है वो प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे जो पोस्ट नार्को टेस्ट है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा और एफएसएल की जो 4 सदस्यीय टीम है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और इसमें जानने की कोशिश की जाएगी जो कल नार्को टेस्ट हुआ था आफ्ताब का वो कैसा हुआ था, क्या आफ्ताब की तबीयत अभी ठीक है या फिर नहीं है और किस तरीके से वो उसका बिहेवियर अभी कैसा है, ये सब चीजें जानने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो नार्को टेस्ट हुआ है और जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है उनके दोनों के बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है, विश्लेषण दोनों का किया जा रहा है। कल आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की, उसने कपड़े कहां पर फेंके हैं वो भी उसने बताया था। इसके अलावा मल्टीपल हथियारों का इस्तेमाल किया था। ये सारी तमाम बातें जो थी वो आफ्ताब ने बताई थी। पुलिस की कोशिश यही है कि जो बातें उसने बताई है उनको वेरीफाई किया जाए और जो कपड़ों के बारे में वो बता रहा है उनको रिकवर किया जाए ताकि जो नार्को पुलिस ने करवाया है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो और कोई ना कोई सबूत इस नार्को के जरिए पुलिस जुटा सके। ठीक है, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जानिए जहां ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में कल रात हजारों घरों में खाना नहीं बन सका क्योंकि बीती रात नोएडा एक्सटेंशन में पीएनजी की सप्लाई अचानक से बंद हो गई। पीएनजी सप्लाई करीब 4 घंटे तक पूरी तरह बहाल हो पाई। 4 घंटे के बाद आईजीएल पाइपलाइन में खराबी हो गई। और हमारे सहयोगी मदिहा खान लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। मदिहा, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल की शाम जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जो गैस होती है जो वो पूरी तरह ठप रही, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो लोगों के घर के काम थे, खाना बनाना था, बाकी काम थे, वो बिल्कुल ही बंद रहे और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। इसकी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि सूरजपुर में किसी जगह जो गैस पाइपलाइन थी वो फट गई थी, जिसके बाद इस पूरी चीज़ को यानी कि इस पूरे काम को वापस से ठीक करने में, पाइपलाइन को ठीक करने में, वापस से गैस को रिस्टोर करने में समय लग गया और यही वजह है कि लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन उस वक्त बन गई थी। शाम 7 बजे का ये वाकया है और 7 बजे से रात 10-11 बजे तक यही सिचुएशन रही। कुछ इलाकों में ये चीज़ जो थी यानी कि जब पीएनजी गैस जो थी वो देर से पहुंची और कुछ इलाकों में पहले ही रिस्टोर हो चुकी थी, जिसके लिए जो आईजीएल था उसने अपने ट्वीट कर भी लोगों को जानकारी दी और इसके बाद ये सामने भी देखा गया कि जो रेस्टोरेंट थे आसपास उसमें खाने की जो लाइन थी वो काफी ज्यादा लंबी थी। कुछ ऐसे फैमिलीज थी जिनको वहां आसपास खाना नहीं मिला तो वो लोग दिल्ली तक खाना खाने के लिए पहुंचे। जी, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का नार्को पूरा 2 घंटे चले नार्को टेस्ट में एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, फोटो डिवीजन के एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल की मेडिकल टीम मौजूद रही। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने यह कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में कई सवालों के जवाब आफ्ताब ने एक जैसे दिए। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े को जंगल में ठिकाने लगाने की बात भी कबूल की।
आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान मल्टीपल हथियारों के इस्तेमाल की बात कबूल की। आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान यह भी बताया कि उसने श्रद्धा के कपड़े कहां डिस्पोज किए थे। नार्को टेस्ट के दौरान जब आफताब से सवाल किया गया कि श्रद्धा के सिर को कहां फेंका, तो आफताब ने जवाब दिया कि वो इस बारे में पुलिस को बता चुका है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से जब पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां है, तो उसने कहा कि श्रद्धा का फोन उसने फेंक दिया था। आफताब ने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। आफताब की नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट्स का मिलान किया जाएगा। देखा जाएगा कि दोनों टेस्ट में दिए गए उत्तर मैच खाते हैं या नहीं। जल्द ही ये रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आफताब की नार्को टेस्ट के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ सकता है। दरअसल नार्को टेस्ट के जवाबों के आधार पर पुलिस एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चला सकती है। आफताब के नार्को के दौरान रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को खाली करा दिया गया था। स्टाफ के फोन भी अलग रखवा दिए गए थे। टेस्ट के दौरान इमरजेंसी के आसपास किसी को आने की इजाजत नहीं। नार्को के बाद आफताब का एक पोस्ट टेस्ट भी होना है, जो 2 से 3 दिन बाद कराया जाएगा, जिसके लिए उसे एफएसएल लाया जाएगा। इसमें आफताब की काउंसलिंग भी की जाएगी। पोस्ट टेस्ट से पहले होगा आफताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। एफएसएल के 4 सदस्यों की टीम और दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ये इंटरव्यू करेंगे। आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से कई चौंकाने वाले खुलासे। हत्या के बाद खुद को नॉर्मल रखने के तरीके उसने इंटरनेट पर सर्च किए थे। किसी को शक ना हो, इसके लिए आफताब ने मर्डर केस की कई कहानियों के बारे में पढ़ा। आफताब ने इंटरनेट पर हत्या के कई मुकदमों के बारे में भी पढ़ा, ये जानने के लिए कि अपने बिहेवियर में कैसे बदलाव लाना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर गर्लफ्रेंड को घर बुलाना भी उसके प्लान का हिस्सा था। आफताब ने इंटरनेट हिस्ट्री को डिलीट भी कर दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जब सीएफएसएल से मोबाइल और उसके लैपटॉप की रिपोर्ट आएगी, तब और भी कई खुलासे होंगे। वीएचपी ने की सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग। कहा आफताब ने जिहादी मानसिकता का काम किया है, यह जिहादी केस है। विश्व हिंदू परिषद देश भर में इसके खिलाफ अभियान चलाएगी। गुजरात में पहले चरण में पिछली बार से कम वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले करीब 7% कम हुआ मतदान। तकरीबन 60% वोटरों ने ही डाला वोट। गुजरात के मोरबी में भी डाले गए वोट। पुल हादसे में अपनों को खोने वालों में दिखा नेताओं के प्रति गुस्सा। लोगों का कहना था कि वोट दे तो किसे दे, कोई पूछने तक नहीं आया। जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर नहीं हुई। पहले चरण के चुनाव के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। ट्वीट कर कहा, गुजरात के लोगों, आपने तो आज बहुत बड़ा कमाल कर दिया, परिवर्तन। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया भव्य रोड शो। रोड शो के दौरान रास्ते में बड़ी तादाद में खड़े लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी का 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करीब 3 घंटे चला। इस रोड शो के रास्ते में 16 विधानसभा सीटें पड़ी। नरोडा गांव विधानसभा से शुरू हुआ रोड शो गांधीनगर दक्षिण विधानसभा सीट पर जाकर खत्म हुआ। अहमदाबाद में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान रास्ते में आई एम्बुलेंस। पीएम के काफिले ने रुककर पहले एम्बुलेंस को निकलने की जगह दी। गुजरात में प्रचार के दौरान इस तरह की यह दूसरी घटना है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान देखते ही बना लोगों का उत्साह। लोग मोदी मोदी के नारे तो लगा ही रहे थे, पीएम की अगवानी में जमकर आतिशबाजी भी कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने रोड शो के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में नेताजी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। गुजरात के हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा, सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की दिशा अलग होती। कांग्रेस के वक्त 100 में से 15 पैसे जनता को मिलते थे, लेकिन अब 100 में से 100 पैसा मिलता है। पीएम मोदी की आज गुजरात में 4 चुनावी रैलियां। बनासकांठा में 3 जगह और अहमदाबाद में 1 जगह पर रैली करेंगे। सुबह 11 बजे कनकराज में पहली और शाम 7 बजे अहमदाबाद में आखिरी रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी के रोड शो पर तंज। कहा, मोदी साहब इस चुनाव में परेशान होकर गली गली वार्ड घूम रहे हैं। देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत, बीजेपी संविधान पर भरोसा नहीं करती। रावण वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, मेरे बयान का इशू बनाया जा रहा। सरकार बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा से बचना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़। कांग्रेस नहीं जानती ये राम भक्तों का गुजरात है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया पीएम को जवाब। कहा पीएम ने खुद बहुत बार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेइज्जती की। कहा इस पर वो क्या कहेंगे। कई बार पार्लियामेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी मजाक उड़ाया गया। गुजरात की बनासकांठा में सीएम योगी की रैली। बोले यूपी में दंगाई अब बेचते हैं सब्जी। गुजरात में भी 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। आज गुजरात में आतंकवाद नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया गुजरात में जीत का दावा। जयपुर में कहा चुनाव बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा। पहले चरण में पोलिंग में मतदाताओं में लगा। दिल्ली में आज थम जाएगा एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी इलेक्शंस के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे के बाद किसी को नहीं होगी रैली या रोड शो की इजाजत। दिल्ली के व्यापारियों के साथ केजरीवाल करेंगे टाउन हॉल। ब्रिटानिया चौक में दोपहर 2:30 बजे करेंगे बैठक। एमसीडी चुनाव के लिए व्यापारियों का मांगेंगे समर्थन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पटपड़गंज में करेंगे रोड शो। दोपहर 2 बजे होने वाले रोड शो में जनता का एमसीडी इलेक्शन के लिए मांगेंगे साथ। पटपड़गंज से विधायक भी हैं मनीष सिसोदिया। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए के साथ केजरीवाल का संवाद। केजरीवाल ने कहा एमसीडी में उनकी सरकार बनने पर आरडब्ल्यूए ही अपने एरिया के पार्षद होंगे और दिल्ली की जनता चलाएगी एमसीडी। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। फ्यूमिगेशन, पेड़ों की छटाई समेत अन्य स्थानीय चीजों पर आरडब्ल्यूए को आर्थिक तौर पर फैसला लेने की शक्ति होगी। केजरीवाल का दावा दिल्ली के गवर्नेंस में जनता की सीधी भागीदारी का मॉडल बनाने में मिली है सफलता, तो पूरी दुनिया को मिलेगा गवर्नेंस का एक नया सिस्टम। एमसीडी इलेक्शन के चलते दिल्ली में अगले 3 दिन तक शराब की बिक्री पर पाबंदी। आज शाम 5:30 बजे से संडे शाम 5:30 बजे तक रहेगी रोक जारी। इस दौरान क्लब और बार में भी शराब की बिक्री नहीं होगी। एमसीडी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की दिल्ली के विकासपुरी में रैली। कहा केजरीवाल जी एमसीडी को पैसे नहीं देते। कूड़े का ढेर कांग्रेस से विरासत में मिला। एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी ने मुस्लिम इलाकों में लगाया जोर। इन इलाकों में भी अपने बड़े नेता प्रचार में उतारे। पार्टी उन वोटर्स तक भी पहुंच रही है जो अब तक पार्टी से कोसों दूर माने जाते थे। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पुलिस से झड़प। काफिले की गाड़ियों की चेकिंग से हुए नाराज। पुलिस पर अत्याचार का लगाया आरोप। मैनपुरी और इटावा के पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने दोनों जिलों के एसएसपी से मांगा जवाब। पूछा बिना चुनाव आयोग की इजाजत कैसे किया ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने ये आदेश रामगोपाल यादव की तरफ से दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिया। चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों को तुरंत रिलीव करने को कहा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक रहे राजकुमार यादव के घर पर पुलिस ने 2 बार मारा छापा। पुलिस ने कहा आरोपी के छुपे होने का शक। समाजवादी पार्टी ने बेवजह परेशान करने का लगाया आरोप। यूपी के जसवंत नगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चाचा भतीजे की जोड़ी पर हमला। कहा अखिलेश अपनी जमीन खो चुके, चाचा भी जल्दी जेल भेजे जाएंगे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू करने जा रही है सरकार। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी में तेज हुई बयानी जंग। यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शिवपाल यादव पर किया पलटवार। कहा बीजेपी उम्मीदवार के अपमान का बदला लेगी मैनपुरी की जनता। मैनपुरी में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष अरविंद गिरी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में शांति भंग का लगाया आरोप। आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने दिया यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर। कहा क्यों डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो, लाओ 100 विधायक और बन जाओ मुख्यमंत्री, में दे रहा हूं ऑफर। अखिलेश यादव के ऑफर पर कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का हमला। कहा यह अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन, बीजेपी का विधायक ना टूटा और ना टूटे। मैनपुरी में आज स्कूल बंद रखने का आदेश। सीएम योगी के आज के चुनावी दौरे को देखते हुए लिया गया फैसला। ट्रैफिक दुरुस्त रखने के लिए स्कूलों में छुट्टी। रामपुर उपचुनाव के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार। कहा यह चुनाव आजम जी के साथ हुए अपमान का बदला लेने का चुनाव। खराब दिन जरूर है लेकिन अच्छे दिन आए। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए किया प्रचार। आजम खां पर निशाना साधते हुए कहा आजम खां को ऊपर वाले ने सजा दी जो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया था। रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने कांग्रेस से निकाले जाने पर निकाला गुस्सा। कहा रामपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतारना कांग्रेस और एसपी की साजिश।
यूपी की खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए यूपी के राज्य मंत्री जसवंत सैनी कर रहे हैं प्रचार। मतदाताओं की चौखट पर जाकर उन्हें दे रहे हैं मतदाता पर्ची। कहा बीजेपी की राजकुमारी सैनी ही जीतेंगे चुनाव। यूपी की खतौली सीट पर प्रचार के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया रोड शो। कहा इतना पानी नल से निकालेंगे कि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी का नाइट प्लान। बीजेपी के नेता दिन में बूथ अभियान और रात में गांव-गांव सभा कर रहे हैं प्रचार। बीजेपी के मंत्री और विधायक रात में भी कमल खिलाने को पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। बिहार के कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार। नीतीश के साथ डेप्यूटी सीएम तेजस्वी भी होंगे। कुर्नी का चुनाव बना गठबंधन के लिए नाक का सवाल। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर मंत्रालय के अधिकारी समिति को जानकारी और सवालों का देंगे जवाब। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमेटी बनाने का ऐलान। कहा मैं समान नागरिक संहिता का पक्षधर हूं, अब पूरे देश में लागू करने का समय। मध्य प्रदेश की खंडवा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हिंदूवादी नेता अनीश अजहरे का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वो पुलिस को आधे घंटे के लिए हटने को कहते आए नजर। ओवैसी ने वीडियो को रीट्वीट कर मामले को और गरमाया। राजस्थान में बीजेपी का चुनावी शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर से जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को किया रवाना। सभी 200 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगा ये रथ। जयपुर के दशहरा मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे भी रहे मौजूद। सम्मेलन में नड्डा ने गहलोत सरकार पर लगाए कई आरोप। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला हमला। का देश से ही एकजुट है, देश पहले से ही एकजुट है, ऐसे में कांग्रेस की यात्रा पूरी तरह से गलत है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले हमने कांग्रेस से जितना लिया है उससे कहीं ज्यादा दिया है। जिस राज्य का प्रभारी मुझे बनाया गया वो राज्य कांग्रेस जीती थी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा सीमा पार से जारी गतिविधियां चिंताजनक, पंजाब पुलिस को टाइट करने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के लुरू में पुलिस ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के काफिले को रोका। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू और समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पोलावरम जा रहे थे नायडू। उत्तराखंड के औली में आयोजित भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्ति को भारत ने किया खारिज। कहा 1996 के समझौते के उल्लंघन को लेकर चीन को सोचने की जरूरत। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक होगा। अगले साल सितंबर में बैठक की मेजबानी करेगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख समूह। महत्वपूर्ण है कि दुनिया के नेता सही मुद्दों पर ध्यान दें। G20 अध्यक्षता पर भारत के शेरपा अमिताभ कांत से बीपी न्यूज ने की खास बातचीत। कहा भारत की कोशिश होगी कि G20 के साथ दुनिया के विकासशील देशों की आवाज और उनके मुद्दों को उठा सके, समाधान का रास्ता निकाल सके। मुंबई की सड़क पर खुलेआम कोरिया की लड़की से छेड़खानी की वारदात। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। एम सर्वर हैकिंग मामले में दिल्ली पुलिस की IFSO टीम कर रही है जांच। सर्वर को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब यानी CFSL की जांच में भी जुटा दिया गया है। गृह और IT मंत्रालय के विभाग प्रभावित सर्वरों को सुधारने में लगे। झारखंड के रांची में ईडी ने सस्पेंड IAS पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति जब्त की। मनरेगा घोटाले में ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को किया था अरेस्ट। राजस्थान के डूंगरपुर में 2 बच्चों के साथ एक महिला ने की आत्महत्या। जेठानी ने फंदे पर लटके देखा शव। पति 10 दिन से घर पर नहीं था। घटना की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के पीलीभीत में एक घर से 3 शव मिलने के मामले में नया मोड़। मृतक साइकिल मिस्त्री बालक राम की जेब से मिले। सुसाइड नोट में लिखा ये सब आत्मा ने कराया, बदला पूरा हुआ, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के एटा में रुपयों के लेन देन के विवाद में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नाराज लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर लड़की की सहेली की हत्या की। पहचान छिपाने के लिए लड़की ने अपने कपड़े पहनाए और चेहरे पर डाला तेजाब। पुलिस ने लड़का लड़की समेत कई लोगों को हिरासत में लिया।
यूपी के बरेली में पत्नी को जहर देकर मारने वाला फौजी पति गिरफ्तार। पुलिस ने जाट रेजिमेंट सेंटर से फौजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतक महिला पुलिस में सिपाही। यूपी के बरेली में शहनाज से सुमन बनी लड़की ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा, मुझे और मेरे पति को माता पिता और भाई से जान का खतरा, मुझे जान से मारने की कोशिश भी की, पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। यूपी के बरेली में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी अकलीम बाबू गिरफ्तार। हिंदू युवती के रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, गोमांस खिलाने और भीख मंगवाने का आरोप। 16 महीने तक अलग अलग लोगों ने किया यौन शोषण। यूपी के हरदोई में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 3 साल की मासूम से रेप का आरोप। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया। लखनऊ में दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुसकर लूट की वारदात। मां और बेटे को बंधक बनाकर पीटा। 3 घंटे तक घर में रहे बदमाश, नकदी और जेवरात लेकर फरार हो। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे गैंगस्टर। पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। पंजाब के संगरूर में 10,000 रुपए के लिए होमगार्ड के जवान और 65 साल के बुजुर्ग के बीच मारपीट। जवान ने पड़ोसी सोन खान पर गड़ासे से किया हमला। इलाज के दौरान सोन खान की मौत हो गई। झारखंड के चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 5 जवानों के घायल होने की खबर। मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल। फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार सभी महिला रेफरी ने मैच संभाला। जर्मनी बनाम कोस्टारिका मैच में फ्रांस की स्टेफनी प्रफाट बनी फील्ड रेफरी। दोनों असिस्टेंट रेफरी भी महिला। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई विश्व की दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम। क्रोएशिया ने बेल्जियम को ड्रॉ पर रोककर विश्व कप से किया बाहर। बेल्जियम के साथ ड्रॉ से क्रोएशिया की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। क्रोएशिया ने 3 मैचों में से 1 जीता और 2 ड्रॉ कराए। ग्रुप एफ से मोरक्को और क्रोएशिया ने क्वालिफाई किया। मोरक्को 36 साल बाद विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचा। आखिरी मैच में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हराया। मोरक्को की टीम से 2 खिलाड़ियों ने 2 गोल किए। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ ऐतिहासिक टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने मैच के पहले दिन 506 रन बनाकर इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार किसी टीम ने एक दिन में बनाए 500 रन। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 90 की जगह फेंके थे 75 ओवर। 75 ओवर में ही इंग्लैंड ने बना दिया 506 रन का रिकॉर्ड स्कोर। टेस्ट मैच में पहले दिन इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने शतक बनाए। जैक क्राउली के साथ ओपनिंग पार्टनर बेन डकट ने शतक जड़ दिया। ओली और हैरी ने भी शतक की पारी की। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में शामिल होंगे 991 खिलाड़ी। ऑक्शन में 714 और भारतीय और 277 विदेशी खिलाड़ी होंगे। 23 दिसंबर को कोच्चि में होगा ऑक्शन। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश टीम को बड़ा झटका। बांग्लादेश टीम के कप्तान तमीम इकबाल चोट के कारण वनडे सीरीज से हुए बाहर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने सऊदी अरब के मक्का शहर में किया उम्रा। अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद शाहरुख पहुंचे थे मक्का। शाहरुख खान के फोटोज सोशल मीडिया पर हुए वायरल। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के गहने और मोबाइल फोन चोरी। अयोध्या में फिल्म की शूटिंग करने पहुंची थी एक्ट्रेस आम्रपाली। जिस होटल में ठहरी थी वहीं से गायब हो गया सामान। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की शादी को हुए 4 साल पूरे। पति निक जोनस के साथ मनाई शादी की सालगिरह। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर पति को दी बधाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।